गाइस, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट 3D एनिमेटेड मूवी है जिसने चाइना में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और ये एनिमे मूवी गॉड्स, डीमन और हेवन पर बेस्ड है। इसलिए मैं इस मूवी को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इस मूवी में बहुत डिटेल्स हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसका पार्ट 2 आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि कई सालों पहले हेवन की शक्तियां अचानक से कमजोर पड़ने लगी। तो ये मौका देखकर डीमंस ने गॉड्स पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें कई गॉड्स, डीमंस और बहुत से ह्यूमंस मारे गए। पर कुछ सालों बाद हेवन की शक्तियां वापस लौटने लगी। पर ये देखकर डीमंस और गॉड्स के लीडर्स ने शांति बनाने का फैसला किया क्योंकि पहले ही कई जान जा चुकी थी। इसलिए गॉड्स अपनी गोल्ड सनसेट केव नाम की हेवनली केव में चले गए, जो कि असल में एक स्कूल की तरह था जहां मास्टर्स अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते थे जो आगे चलकर गॉड्स बनते थे। अब कई साल बीत जाते हैं और हम एक फ्लाइंग बोट में एक एयरलैंड नाम के लड़के को देखते हैं जिसका असली नाम यांग जियान था, जो असल में एक गॉड था। पर कुछ रीजंस की वजह से वो अपनी पावर्स का बहुत बड़ा हिस्सा खो चुका था और अब वो एक मामूली बाउंटी हंटर का काम करता था। अब एयरलाइन का एक सर्वेंट उसे बताता है कि हमारी बोट की गैस खत्म होती जा रही है, इसलिए हमें जल्द से जल्द नया काम ढूंढना होगा। उसी समय उनके फोन की रिंग बजती है और उन्हें एक बाउंटी हंटिंग का काम मिलता है जिसमें उन्हें एक बंदे को पकड़ना था जो ब्लैक मार्केट में हेवन का लाइफ ऑफ एलेक्सियर ट्रेजर बेचा करता था। अब उस ऑफर को देखकर एयरलाइन का वो सर्वेंट खुश हो जाता है क्योंकि वो काम पेंगलाई नाम की जगह का था जहाँ वो जल्दी पहुँचने वाले थे। लेकिन उस हंटिंग वाले बंदे के लिए उन्हें सिर्फ 20 गोल्ड कॉइन ही ऑफर किए गए थे, जो बहुत कम थे। फिर भी एयरलाइन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। अब एयरलाइन अपनी बड़ी शिप से एक सिंगल पर्सन फ्लाइंग बोट निकालकर उसमें बैठ जाता है और पेंगलाई नाम की उस जगह में एंट्री ले लेता है, जो जगह बहुत ही सुंदर थी। इसके बाद एयरलाइन उस हंटिंग वाले बंदे के बारे में पता लगा लेता है जो रात को एक ही गली से आया जाया करता था। तो एयरलाइन उसी गली में जाके बैठ जाता है और उसका इंतजार करने लगता है, जहाँ थोड़ी देर बाद वो बंदा अपने एक बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है और एयरलाइन को वहाँ देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम भी लाइफ ऑफ एलेक्सियर के लिए यहाँ खड़े हो। पर एयरलाइन उसे मना कर देता है और उसे बाउंटी हंटिंग का नोटिस दिखाकर साथ चलने को बोलता है, जिसे देखकर वो बंदा अपने बॉडीगार्ड से एयरलाइन पर अटैक करवा देता है। तो वो डीमन बॉडीगार्ड एयरलाइन पर अपनी बहुत बड़ी कुल्हाड़ी से अटैक करता है, पर एयरलाइन उस अटैक से अपने 9 टर्न्स कुंफू की मदद से बच जाता है और उस डीमन का सर फोड़ के उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर वो बंदा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एयरलाइन उसका पीछा करता है। पर वो बंदा अपनी फ्लाइंग बोट लेकर वहाँ से भागने लगता है, तो एयरलाइन भी अपनी फ्लाइंग बोट से उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसे लगने लगता है कि वो उस बंदे को नहीं पकड़ पाएगा। पर तभी वहाँ एयरलाइन के सर्वेंट आके उस बंदे को पकड़ लेते हैं। आगे अपने शिप में वापस पहुँचने के बाद एयरलाइन अपने सर्वेंट से पूछता है कि तुम मुझ तक कैसे पहुँच गए। तो वो सर्वेंट बताता है कि आपके डॉग ने आपकी खुशबू से आपकी लोकेशन पता लगा ली थी। तभी वहाँ एयरलाइन की डॉग आ जाती है जो ह्यूमन फॉर्म भी ले सकती थी और वो एयरलाइन को बहुत पसंद करती थी। अब तभी वो बंदा एयरलाइन से कहता है कि मैं तुम्हें मुझे छोड़ने के 100 गोल्ड कॉइन दूंगा, पर एयरलाइन उस बंदे की नहीं सुनता और उसे हेवन की जेल में डलवा कर 20 गोल्ड कॉइन ले लेता है क्योंकि एयरलाइन अपने काम में बेईमानी नहीं करता था। आगे एयरलाइन जब वापस अपनी बोट में जाता है तो उसके सर्वेंट उसे बताते हैं कि कोई आपसे मिलने आया है। तो एयरलाइन उसके पास जाता है, जो असल में एक लड़की थी जिसका नाम वैन लुओ था और वो चाहती थी कि एयरलाइन किसी को पकड़े क्योंकि वो बंदा वैन लुओ की बहन का एक ट्रेजर लेकर भाग गया था। तो एयरलाइन उस ट्रेजर का नाम पूछता है, पर वैन लुओ उस ट्रेजर के बारे में नहीं बताना चाहती थी। साथ ही वो एयरलाइन को इस काम के बदले बहुत सारे कीमती पत्थर भी ऑफर करती है, लेकिन एयरलाइन उसे इग्नोर करने लगता है। तो वैन लुओ उसे बताती है कि 12 साल पहले मेरी बहन अचानक से गायब हो गई थी और उसने अपने रूम में बस लैंप ऑफ यूनिवर्सल कंटेंटमेंट नाम का ट्रेजर ही छोड़ा था, जो हमारी फैमिली का ट्रेजर है। लेकिन कुछ दिनों पहले वो किसी ने चुरा लिया और वो बंदा उस ट्रेजर को चुराकर स्क्वायर पोर्ट नाम की जगह पर भाग गया। ये सुन के एयरलाइन उस बंदे का नाम पूछता है, जिसपे वैन लुओ बताती है कि वो एक छोटा लड़का है और उसका नाम चेंग जियांग है। ये सुन के एयरलाइन को कुछ अजीब लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने ये नाम पहले भी कहीं सुन रखा था। अब वैन लुओ ये कहकर अपनी रॉयल शिप की मदद से वहाँ से चली जाती है कि अगर तुम्हें चेंग जियांग के बारे में कोई न्यूज मिले तो मुझे यिंगजू नाम की जगह पर आके बता देना। इधर उस लड़की को जाता देख एयरलाइन का सर्वेंट बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और अमीर लग रही है, तो ये हम जैसे बाउंटी हंटर से मदद मांगने क्यों आई थी, जबकि हमने तो इतने बड़े बड़े काम भी नहीं करे। ये सुन के एयरलाइन भी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर बोट्स में फ्यूल भरा जाता था।
तभी वहाँ पर हम उसी चेन जियांग नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गैंग को यहाँ ये कहकर लाया था कि हम इस गैस स्टेशन को लूट लेंगे। तो अब चेन जियांग के गैंग मेंबर्स प्लान के अकॉर्डिंग गैस स्टेशन के गार्ड्स का ध्यान भटकाकर उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं और उनकी गैंग का लीडर कैशियर से सारे पैसे लूट लेता है। पर तभी चेन जियांग अपनी गैंग से छुपकर उस गैस स्टेशन के अंडरग्राउंड चैम्बर में जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा डीमन एक खास लिक्विड की मदद से गैस बना रहा था। तो चेन जियांग अपने डैगर की मदद से उस मॉन्स्टर को मार देता है और वो खास लिक्विड एक ट्रेजर में भर लेता है। पर तभी वहाँ पर हेवन की आर्मी आ जाती है और चेन जियांग की गैंग मेंबर्स को एक एक करके मारने लगती है। तो ये जानकर चेन वहाँ कैद हो रखे कुछ छोटे छोटे डीमंस को आजाद कर देता है और सबका ध्यान भटकाकर अकेले ही एक फ्लाइंग बोट लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस तरफ हम एरलैंग और उसके सर्वेंट्स को पेंगलाई टेलीपोर्टेशन पोर्ट पे देखते हैं क्योंकि यहाँ सभी एक जगह से दूसरी जगह इन टेलीपोर्टेशन पोर्ट की मदद से ही जाया करते थे। अब एरलैंग अपने सर्वेंट्स के साथ उस पोर्टल के थ्रू एक स्क्वायर पोर्ट नाम की जगह पर आ जाता है और अकेले ही उस जगह के कैसीनो में चला जाता है क्योंकि वहाँ पर एरलैंग का एक खबरी काम करता था। तो एरलैंग वहाँ जाकर उस खबरी से चेन जियांग के बारे में पूछता है पर वो खबरी डर जाता है क्योंकि चेन जियांग को कई और लोग भी वहाँ ढूंढने आए थे जो बहुत ही खतरनाक थे। इसलिए वो खबरी उन लोगों की तरफ इशारा करके वहाँ से भाग जाता है। तभी एक मंकी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एरलैंग के पास आ जाता है क्योंकि वो मंकी असल में एक क्रिमिनल था और जब एरलैंग एक गॉड था तब उसने उस मंकी को जेल में बंद करवा दिया था। इसलिए वो मंकी एरलैंग का मजाक उड़ाने लगता है कि वो पहले कितना महान गॉड था जो अपनी थर्ड आई की मदद से एक पहाड़ को भी काट देता था, पर अब वो बस एक बाउंटी हंटर बनकर रह गया है। लेकिन एरलैंग उस मंकी को इग्नोर करने लगता है। ये देखकर वो मंकी वहाँ बैठे सभी लोगों को बताता है कि ये बंदा महान गॉड येंग जियान था, पर अब ये बस एक बाउंटी हंटर है। तो ये सुनकर वो लोग मंकी से पूछते हैं कि एरलैंग की गॉड पावर्स कहाँ चली गई। तो वो मंकी सबको बताता है कि 12 साल पहले एरलैंग की बहन येंग चैन ने गॉड होने के बावजूद एक ह्यूमन से शादी कर ली थी जो हेवेंस के रूल्स के खिलाफ था। इसलिए एरलैंग ने अपनी सगी बहन को एक लोटस पीक नाम के माउंटेन में कैद कर दिया था, पर कैद होने से पहले इसकी बहन ने इस पे एक बहुत ही खास ट्रेजर लोटस लैम्प का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से एरलैंग की थर्ड आई बंद हो गई जिससे इसे ज्यादातर पावर्स मिलती थी। अब वो मंकी एरलैंग पर अपने बॉडीगार्ड से अटैक करवाने लगता है क्योंकि जब एरलैंग गॉड था तब उसने मंकी को बहुत टॉर्चर किया था। पर तभी वहाँ मो ब्रदर्स नाम के दो भाई आ जाते हैं जो पैसों के बदले लोगों का काम करते थे। साथ ही वो वही लोग थे जो चेन जियांग को ढूंढ रहे थे क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ने पैसे दिए थे। अब वो ब्रदर्स उस मंकी और उसके बॉडीगार्ड्स को डराकर वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद वो एरलैंग के पास आते हैं क्योंकि वो उसे जानते थे और उसे कहते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि तुम किसी चेन जियांग नाम के लड़के को ढूंढ रहे हो। जिस पर एरलैंग हाँ करता है। तो वो दोनों एरलैंग से कहते हैं कि इस लड़के को हम भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम इस लफड़े में मत पड़ो, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन एरलैंग उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है जहाँ बाहर वो चेन जियांग को देखता है जिसके पीछे उसके गैंग मेंबर्स पड़े थे। लेकिन एरलैंग को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आता। इधर वो गैंग मेंबर्स चेन को घेर लेते हैं, जिसके बाद गैंग का लीडर उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से गैस स्टेशन पर हमारे कई सारे लोग मारे गए, पर मुझे पता चला है कि तुमने वहाँ से कोई खास लिक्विड चुराया है, इसलिए वो लिक्विड मुझे दे दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर चेन लीडर से पूछता है कि आपको ये सब किसने बताया। तभी वहाँ वही मंकी आ जाता है जिसने चेन के बॉस को सब कुछ बता दिया था क्योंकि वो मंकी उस दिन गैस स्टेशन पर ही था और उसने चेन को वो लिक्विड चुराते हुए देख लिया था। अब ये सब देखकर चेन सबको मारने के लिए अपना डैगर निकालने लगता है, पर तभी वो वहाँ एरलैंग को देखता है, इसलिए चेन उसे अपना वो लिक्विड पकड़ा देता है और अपनी गैंग से लड़ने लगता है। तो वो गैंग मेंबर्स उस लिक्विड के लिए एरलैंग पर भी हमला करते हैं। तो एरलैंग उन्हें कहता है कि मैं तो इस लड़के को जानता भी नहीं हूँ, पर वो लोग नहीं रुकते। तो एरलैंग भी उनसे लड़ने लगता है, जिसे देखकर वो मंकी वहाँ से डर के मारे भाग जाता है और इधर चेन अपने बाकी सभी मेंबर्स को पीट कर अपने लीडर को जान से मार देता है। ये देखकर एरलैंग चेन से कहता है कि तुम्हें उसे जान से मारने की जरूरत नहीं थी, जिस पर चेन एरलैंग से बोलता है कि अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो आगे चलकर मेरा हाल इससे भी बुरा करते। अब चेन एरलैंग से अपना ट्रेजर वापस मांगने लगता है, तो एरलैंग उसे अपना असली नाम बताते हुए वो लिक्विड वाला ट्रेजर दे देता है। साथ ही एरलैंग ये भी समझ गया था कि वो लड़का ही चेन जियांग है, इसलिए एरलैंग उसे बता देता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन उसी वक्त एरलैंग का ध्यान भटक जाता है और चेन मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर मूव ब्रदर्स आ जाते हैं और उन गैंग मेंबर्स को देखकर समझ जाते हैं कि इन्हें चेन ने मारा है क्योंकि उनकी बॉडी पर चेन के डैगर के निशान थे। इसलिए वो लोग एरलैंग से चेन के बारे में पूछते हैं। तो एरलैंग उन्हें कहता है कि वो तो यहाँ से भाग गया है, पर तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर वो लोग एरलैंग से बोलते हैं कि तुम ये बात अपने मास्टर से ही जाकर पूछ लो।
क्योंकि चेन तुम्हारी तरह उन्हीं का एक स्टूडेंट है। ये सुनकर एयरलैंग हैरान हो जाता है क्योंकि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता था। इसलिए एयरलैंग अगले दिन अपने मास्टर से मिलने के लिए गोल्ड सनसेट केव नाम की जगह पर आ जाता है, जहाँ जब उसके मास्टर एयरलैंग को देखते हैं तो वो एयरलैंग से बातें करने लगते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि 12 साल पहले एयरलैंग ने लोटस पीक माउंटेन पर अपनी बहन के साथ किसी और चीज को भी कैद करा था, जो अगर आजाद हो जाए तो जैसे कई सालों पहले हेवन की पावर्स चली गई थी वैसा ही इंसिडेंट दोबारा हो सकता था, जिससे डीमंस और गॉड्स में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती। अब मास्टर एयरलैंग से और बातें करने लगते हैं, जहाँ बातों बातों में वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी थर्ड आई अब ठीक हो गई है, जिस पर एयरलैंग मना करता है। तो उसके मास्टर उससे कहते हैं कि हो सकता है कि कोई ताकतवर एनर्जी तुम्हारी आई खोल दे। तभी एयरलैंग अपने मास्टर से चेन जियांग के बारे में पूछता है, तो मास्टर का सर्वेंट एयरलैंग को बताता है कि चेन तुम्हारी बहन का बेटा है, जिसे तुम ही यहाँ लाए थे। ये सुनकर एयरलैंग चौंक जाता है क्योंकि उसने चेन को पहले कभी देखा भी नहीं था, तो वो उसे यहाँ कैसे ला सकता है। तो एयरलैंग के मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें ये बात इसलिए याद नहीं है क्योंकि ये बात उसी 12 साल पहले वाले इंसिडेंट के टाइम की है, और जब तुम चेन को यहाँ लाए थे तब वो बस कुछ ही महीनों का था, इसलिए मैंने भी उसे अपनी गोल्ड सनसेट केव में रख लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अपने ही एक सीनियर स्टूडेंट को मार देगा और एक मर्डरर बन जाएगा। अब वो मास्टर उस सीनियर स्टूडेंट की लाश देखने के लिए एयरलैंग को अपने सर्वेंट के साथ भेज देते हैं, जहाँ उस जगह पहुँचने के बाद एयरलैंग उस स्टूडेंट की बॉडी पर एक अजीब सा घाव देखता है। साथ ही उसे उस सर्वेंट से पता चलता है कि चेन गोंग बाओ के साथ जाकर मिल चुका है, जो असल में एक पुराना गॉड था, लेकिन वो किसी बात को लेकर गोल्ड सनसेट केव के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने उसे निकाल दिया था। अब वो सर्वेंट एयरलैंग को ये भी बताता है कि चेन जाने से पहले स्टूडेंट का लैंप ऑफ यूनिवर्सल कंटेंटमेंट भी लेकर चला गया है। ये सुनकर एयरलैंग और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वेन लुओ ने कहा था कि लैंप ऑफ यूनिवर्सल कंटेंटमेंट नाम का ट्रेजर उसकी बहन का है। इधर हम चेन को देखते हैं जो एक बार में आकर गोंग बाओ से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने वो लिक्विड ऑयल हासिल कर लिया है, जिसपे गोंग बाओ से बोलता है कि अब तुम्हें लोटस लैंप ट्रेजर कंप्लीट करने के लिए लैंप कवर को ढूंढना होगा। इसके बाद चेन गोंग बाओ को बताता है कि मैं कल रात एक बंदे से टकराया था जिसका नाम येंग जियान था। तो ये सुन के गोंग बाओ उसे उस बार की छत पर ले जाता है जहाँ गोंग बाओ का व्हाइट टाइगर बैठा हुआ था। अब गोंग बाओ चेन को बताता है कि येंग जियान तुम्हारा मामा है और वही है जिसने तुम्हारी मॉम को लोटस पीक में कैद करा था। ये सुन के चेन हैरान हो जाता है। अब गोंग बाओ चेन को बताता है कि येंग जियान ने तुम्हारी मॉम के लोटस ट्रेजर को तोड़कर अलग अलग जगह फेंक दिया था, और अगर तुम उस ट्रेजर के हिस्सों को फिर से इकट्ठा करके जोड़ दोगे तो तुम लोटस लैंप की मदद से उस माउंटेन को ओपन करके अपनी मॉम को आजाद कर पाओगे। ये सुन के चेन डिसाइड करता है कि वो ऐसा ही करेगा। अब गोंग बाओ बोलता है कि गोल्ड सनसेट केव का मास्टर बहुत ही कमीना है क्योंकि वो खुद तो अच्छाई और ह्यूमैनिटी की बात करता है, लेकिन वो असलियत में खुद ही इस रास्ते पर नहीं चलता। इसलिए मैं उसे बदला लेकर रहूंगा क्योंकि उसने मुझे गोल्ड सनसेट केव से निकाल दिया था। तभी चेन उससे पूछता है कि यांग जियान मेरे पीछे क्यों पड़ा है, जिसपे गोंग बाओ उसे बताता है कि उस लोटस लैंप ट्रेजर को तुम्हारी मॉम का खून या उनकी बॉडी का कोई पार्ट ही चालू कर सकता है, और तुम्हारे अंदर तुम्हारी मॉम का ही खून है, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ हम यांग जियान को देखते हैं जो वेन लुओ से मिलने यिंगजू नाम की जगह पर आ जाता है, जिसके बारे में वेन लुओ ने ही उसे बताया था। अब एयरलैंग उस जगह के अंदर आ जाता है जहाँ वो वेन लुओ को सबके सामने एक ब्यूटीफुल डांस करता देखता है क्योंकि वो एक डांसर थी। तो एयरलैंग वेन लुओ की परफॉर्मेंस के बाद उससे मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि लैंप ऑफ यूनिवर्सल कंटेंटमेंट तुम्हारी बहन का है, पर वो तो मेरे एक स्कूल के एक स्टूडेंट का है। ये सुन के वेन लुओ एयरलैंग से कहती है कि तुम्हें कुछ चीजें पता ना चले वही अच्छा है, और ये कहकर वेन लुओ एयरलैंग को एक मैजिकल मिरर की मदद से इल्यूजन में फंसा देती है, जिस इल्यूजन में एयरलैंग को उसकी मॉम दिखती है जो उसे उस माउंटेन को फिर से ओपन करने को कहती है, जिसे सुनकर हमें पता चलता है कि एयरलैंग पहले भी वो माउंटेन ओपन कर चुका है। अब थोड़ी देर बाद एयरलैंग उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और देखता है कि वेन लुओ वहाँ से चली गई है, पर वो एयरलैंग के लिए एक चिट्ठी छोड़ गई थी जिसमें चेन जियांग की लोकेशन के बारे में लिखा था। तो ये जानकर एयरलैंग टेलीपोर्टेशन की मदद से उसी जगह जाने लगता है। इस तरफ हम उस जगह पर एक छोटी सी टूटी हुई बोट में चेन को देखते हैं जो उस लैंप कवर को ढूंढने की प्लानिंग कर रहा था, जो लैंप कवर एक लाइट हाउस में था। तभी वहाँ पर एयरलैंग आ जाता है और चेन के वो मैप्स देखकर समझ जाता है कि चेन लोटस लैंप के पार्ट्स को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे फिर से बना सके। अब एयरलैंग चेन से कहता है कि तुम्हें उस स्टूडेंट को नहीं मारना चाहिए था, जिस पर चेन ये कहकर गुस्से में एयरलैंग पर अटैक कर देता है कि वो स्टूडेंट रोज मुझे पीटता था और खाना भी नहीं खाने देता था, पर तुमने आज तक एक बार भी मेरा हाल आकर नहीं पूछा।
पर तभी मो ब्रदर्स चैन को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये देखकर एरलैंग चैन को वहाँ से भगा देता है। तभी एरलैंग को वहाँ एक मैप दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि चैन अब लैम्प कवर को ढूंढने के लिए लाइट हाउस में जाने वाला है। उसी वक्त मो ब्रदर्स एरलैंग से कहते हैं कि लास्ट टाइम हमने तुम्हें मना करा था कि तुम चैन के लफड़े में मत पड़ो, पर तुम फिर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, बल्कि तुमने उसे यहाँ से भागने भी दिया, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन एरलैंग इसके लिए मना कर देता है। तो मो ब्रदर्स अपने वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें एक मैजिकल अम्ब्रेला और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। अब वो दोनों भाई अपने वेपन्स की मदद से एरलैंग पर अटैक करते हैं। तो एरलैंग इधर उधर भागने लगता है, जहाँ भागते हुए वो उन अटैक से बचने के लिए अपनी विसल का भी इस्तेमाल कर रहा था, जो एक मैजिकल विसल थी, जिससे कुछ लाइट वेट चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था। पर उसी वक्त वहाँ उन मो ब्रदर्स का तीसरा भाई आ जाता है और अपने पालतू बीस्ट की मदद से एरलैंग को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो तीनों एरलैंग को ये कहकर जेल में डलवा देते हैं कि उसने एक खूनी की भागने में मदद की है। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एरलैंग उनके काम के बीच में ना आए। इधर एरलैंग को जेल में जाने के बाद साइड वाले सेल में वही लाइफ ऑफ एलेक्सियर वाला बंदा दिखता है, पर एरलैंग उसे इग्नोर करके आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद उस जेल पर एरलैंग के सर्वेंट्स अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखकर एरलैंग एक गार्ड को घायल करके चाबी की मदद से सेल से बाहर आ जाता है और वो उस एलेक्सियर वाले बंदे को भी अपने साथ ले आता है। जिसके बाद वो दोनों गार्ड्स को चकमा देकर बोट में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उस जेल का गार्ड ड्रैगन उनकी बोट पर अटैक करता है, पर एरलैंग का वो डॉग उस पावरफुल अटैक को भी रोक देता है। जिसके बाद वो सभी जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर हम चैन और गोंग बाओ को देखते हैं, जो उस लाइट हाउस के पास आ गए थे, पर उन्हें वहाँ पर मो ब्रदर्स का फोर्थ भाई दिखता है, जो वहाँ पर बैठकर उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो लोग वहाँ जरूर आएंगे। और मो ब्रदर्स नहीं चाहते थे कि चैन उस लैम्प को जोड़कर उस माउंटेन को ओपन करे। अब उस फोर्थ ब्रदर को देखकर गोंग बाओ उस पर अटैक कर देता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो बंदा बहुत ही ताकतवर था और वो गोंग बाओ को भी दूर फेंक देता है। तो गोंग बाओ अपने व्हाइट टाइगर के साथ मिलकर उस पर अटैक करता है। इसी बीच चैन चुपके से लैम्प कवर हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा अपनी स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट कर लेता है और चैन को वहाँ नहीं पहुँचने देता। तो ये देखकर गोंग बाओ भी अपनी डार्क स्पिरिट बॉडी बाहर निकाल लेता है और उसे अपनी स्पिरिट बॉडी से डिस्ट्रैक्ट करके उस पर लगातार अलग अलग डायरेक्शन से स्वॉर्ड अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उस बंदे को लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। पर तभी वो बंदा फोकस करके गोंग बाओ और उसके व्हाइट टाइगर को घायल कर देता है। उसी वक्त चैन अपनी स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट करके उस बंदे में अपना डैगर घुसा देता है। तो ये देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि चैन इतनी सी उम्र में स्पिरिट बॉडी बना सकता था। तभी गोंग बाओ पीछे से उस बंदे में अपनी तलवार घुसा के उसे जान से मार देता है, जिसके बाद चैन वो लैम्प कवर ले लेता है। लेकिन उसी वक्त गोंग बाओ वहाँ बहुत सारी स्पिरिट स्वॉर्ड आते हुए देखता है। तो ये देखकर चैन और गोंग बाओ इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ इसी बीच चैन के हाथ में बंधे एक धागे से वो लैम्प कवर एक्टिवेट हो जाता है और वो लैम्प कवर उनमें से कुछ स्वॉर्ड्स को चैन से दूर फेंक देता है। लेकिन वो स्वॉर्ड्स फिर से इकट्ठा होकर चैन की तरफ बढ़ने लगती है। तो गोंग बाओ अपनी पूरी ताकत लगाकर उन स्वॉर्ड्स को रोकने की कोशिश करता है और चैन को वहाँ से भगा देता है, लेकिन वो इसमें खुद बहुत घायल हो जाता है। तभी वहाँ वो तीनों मो ब्रदर्स आ जाते हैं, जिनके साथ एक बंदा और था, जो उन स्पिरिट स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहा था और उसने ही मो ब्रदर्स को चैन के पीछे लगाया था। अब वो बंदा अपने स्पिरिट स्वॉर्ड्स को एक करके फिर से गोंग बाओ पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। आगे जब वो व्हाइट टाइगर गोंग बाओ की ऐसी हालत देखता है, तो वो अपनी सारी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करके उसे बचा लेता है। पर तभी वहाँ कोई और भी आता है और उन दोनों पर अटैक करता है। आगे यांग जियान चैन को ढूंढने के लिए उस जगह पर आता है, पर जब वो वहाँ गोंग बाओ को देखता है तो वो उससे चैन के बारे में पूछता है, जिसपे गोंग बाओ उसे बताता है कि चैन यहाँ से भाग गया है। तभी एरलैंग गोंग बाओ की बॉडी पर कुछ अजीब से घाव देखता है, तो वो इस बारे में गोंग बाओ से पूछता है, लेकिन उनके बारे में बताने से पहले ही गोंग बाओ और उसका व्हाइट टाइगर मर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड थे। आगे वो लाइफ ऑफ एलेक्सियर वाला बंदा एरलैंग और उसके सर्वेंट्स को एक सीक्रेट टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास लेकर आता है, क्योंकि एरलैंग को कहीं जाना था, लेकिन जेल से भागने की वजह से वो ऑफिशियल पोर्टल इस्तेमाल नहीं कर सकता था, नहीं तो वो पकड़ा जाता। अब वो लाइफ ऑफ एलेक्सियर वाला बंदा एरलैंग के सर्वेंट से वो कीमती पत्थर लेकर उस पोर्टल वाले बंदे को दे देता है, तो वो बंदा पोर्टल ओपन कर देता है और एरलैंग उस पोर्टल की मदद से कहीं जाने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। गाइस, हम इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि एरलैंग अब कहाँ जा रहा है, मो ब्रदर्स को किसने हायर किया है, वेन लियू आखिर है कौन, और उस माउंटेन के नीचे एरलैंग की बहन के साथ ऐसी कौन सी चीज दबी हुई है जिससे हेवन को बहुत बड़ा खतरा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।